सबसे पहली बात तो ये है कि अगर हमको कश्मीर की हिस्ट्री को जानना है तो कश्मीर एक ऐसा प्रदेश है जो कश्यप ऋषि से आ रहा है। प्रदेश हमारे पास है, कश्यप ऋषि कश्यप मुनि से, वहां से प्रदेश आ रहा है। दूसरी बात यह है कि आपको अशोका के टाइम में भी, अशोका द ग्रेट के टाइम में भी, मौर्यन एम्पायर के टाइम में भी अशोक के शासन के तहत श्रीनगर शहर था। इसलिए फ्रॉम वेरी बिगिनिंग कश्मीर हमारा इसका पार्ट रहा है, इंडिया का पार्ट रहा है। जैसे कि पुराने टाइम में जब हिस्ट्री नहीं था, जैसे कि माना जाता है कलहर की राय तरंगिणी से पहले इंडिया में जो भी हिस्टोरिकल चीजें थी हम लोग पुराण से ये करते हैं, खोजते हैं पुराण में। तो कश्मीर का हिस्ट्री जानने के लिए हम लोग नीलमत पुराण का सहारा लेते हैं, नीलमत पुराण। तो पुराण में राजाओं की चर्चा आती है, उनके वंश वंशावली की चर्चा आती है। और 12वीं सेंचुरी में एक बुक लिखी गई कलहन के द्वारा, लिखी गई राय तरंगिणी लिखी गई कलहन के द्वारा, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट बुक है। बाद में उसमें 1148 के बाद से श्रीधर और यमन राजा के द्वारा भी कुछ चीज जोड़ा गया। स्टूडेंट के लिए याद रखने की चीज है कि राय तरंगिणी कलहन की, तो उस समय शुरू से लेकर के 12वीं सेंचुरी तक कश्मीर का क्या हिस्ट्री है इसकी जानकारी मिलती है वो राय तरंगिणी से। इसमें एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट है कि उससे पहले 3 डायनेस्टी कश्मीर में आ चुका है, जिसमें कि करकोट वंश, उपल वंश और लोहरा वंश। करकोट वंश, उपल वंश और लोहरा वंश। और इसी में ललितादित्य नाम का एक शासक रहा है जो कश्मीर का काफी अधिक एम्पायर एक्सटेंशन किया है। ऐसा माना जाता है कि उसका एरिया जो लगभग था वो तिब्बत तक छूता था और उधर की ओर अरब को टच करता था, ऐसी बताई जाती है ललितादित्य के बारे में। तो ललितादित्य एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शासक रहा है जिसके बारे में इस ढंग की कहानियां आती है। तो हम देखते हैं कि एंशिएंट पीरियड में कश्मीर जो है वो शैव धर्म का एक मेजर सेंटर रहा है। मिडिएवल पीरियड में इवन हम देखते हैं कश्मीर में एक शासक आया हुआ है जैनुल आबदीन। तो जैनुल आबदीन को कश्मीर का अकबर बोला जाता है, क्योंकि अकबर अपने धार्मिक सहिष्णुता के लिए जाना जाने वाला एक शासक था। तो कश्मीर के लिए ये जैनुल आबदीन जो है मिडिएवल पीरियड शासक है, तो इसको बोला जाता है कश्मीर का अकबर कहलाता है। अब जो मॉडर्न कश्मीर की जो बातें हैं, आज जो जम्मू एंड कश्मीर है, तब पहले हम आते हैं कि पंजाब के हिस्ट्री पर। जो पंजाब का जो एरिया था उस समय मिसल में बटा हुआ था, 12 मिसल थे। और उसमें एक व्यक्ति आते हैं महाराजा रणजीत सिंह। तो रणजीत सिंह इतने प्रभावी शासक होते हैं कि 19वीं सदी में, मतलब 1800 खास करके 9 से लेकर के और 39 तक, 1839 तक, जब तक वो जिंदा रहे। और मुख्य रूप से जिस समय अंग्रेजों के साथ ट्रीटी हो रही है 1809 में, तो ये पीरियड उनके दबदबा का पीरियड है। हालांकि पहले ही वो आ चुके हैं और काफी पावरफुल हो चुके हैं रणजीत सिंह। तो ये जो टाइम है रणजीत सिंह जो कि पंजाब के एरिया में काफी पावरफुल है, इनका एम्पायर एक्सटेंड काफी है। ये अंग्रेजों के, ये मानते हैं कि अंग्रेज एक चालाक व्यापारी हैं और इसी में ये पंजाब के एरिया में अपना पूरे आधिपत्य बनाए हुए हैं। और इनकी राजधानी जो है वो लाहौर में है, रणजीत सिंह की राजधानी जो है वो लाहौर में है। जब तक रणजीत सिंह रहते हैं तब तक अंग्रेजों का कोई दाल नहीं गलता है। लेकिन रणजीत सिंह के मरने के बाद कहानी चेंज होती है 1846 में, जब सिख निर्णायक रूप से अंग्रेजों से पराजित हो जाते हैं और इनमें आपसी कलह भी है, दरबारी फूट भी है। इसी समय हम एक जगह शुरू करते हैं। आज जो कश्मीर है मुख्य रूप से 4 पार्ट में है। एक तो है कि लद्दाख का एरिया है, वो कश्मीर का पार्ट है, जो हमारा जो अभी यूटी बना दिया गया लद्दाख का एरिया। दूसरा है जो गिलगिट बाल्टिस्तान का जो एरिया है। तीसरा जो है वो कश्मीर घाटी का एरिया है। चौथा जो है तो जम्मू का एरिया है। तो जम्मू के एरिया में भी एक आदमी रूल कर रहा है, वो है डोगरा वंश। और डोगरा वंश के लोग जम्मू में रूल कर रहे हैं। और इसी समय जब ये 46 में, जब निर्णायक रूप से जब ये अंग्रेजों से पराजित हो जाते हैं, एंग्लो सिख वार में जब सिख पराजित होते हैं, तो उसी समय यहाँ के जो राजा हैं गुलाब सिंह हैं। और गुलाब सिंह ने उस समय यहाँ पर जो ये क्षेत्र है आपका कश्मीर घाटी का, और ये जो लेह लद्दाख का एरिया है और ये कुछ ऊपर का एरिया है, ये सारे खरीद लेते हैं। और उस समय खरीदते हैं 75 लाख नानक शाही सिक्के दे करके खरीदते हैं ये गुलाब सिंह इस एरिया को। और ये इस स्वरूप में आता है। बाद में इनके ही जो आने वाले जो पूर्वज, आने वाले जो भी इनके शासक हैं, वो हुंजा घाटी, यासीन वगैरह, वो सारे एरिया में आज और अपना एम्पायर बढ़ाते हैं। और ये एरिया बढ़कर के रूस को टच कर लेता है। ये इतना बड़ा एम्पायर स्टेट कश्मीर का होता है, जम्मू एंड कश्मीर का। अब कहानी आती है 2 चीजें। एक तो है कि आप सुनते होंगे 35A
और दूसरा चीज सुनते होंगे 370। तो 370 तो एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन की कहानी है कि 370 जो है कि 370 के तहत कश्मीर का एक अलग संविधान होगा। लेकिन जो 35 ये है, इसका नींव पड़ता है हरि सिंह के टाइम में। जो हरि सिंह है वो 1925 में कश्मीर के शासक बनते हैं, 1925 में, 1925 में। और 1929 में ही हरि सिंह, चूंकि मॉडर्न सोच वाले आदमी हैं, अभी जो तत्काल जो आप यहाँ उनके लड़के हैं करण सिंह जो हैं, जो कि कश्मीर के सदर रियासत रह चुके हैं आजादी के बाद से, लगभग वहाँ के गवर्नर भी रहे, तो लगभग 1.5 दशक तक रहे हैं वहां पर। तो उन्हीं के फादर थे जो कि 29 में एक मॉडर्न सोच के तहत उनको ये बात लगा, उस समय जो परिस्थितियां थी, काफी मॉडर्न सोच के आदमी थे, लेकिन वो दो चीज कश्मीर के बारे में सोचे। एक तो है कि कश्मीर का जो एरिया है वो ऐसा एरिया है कि यहाँ पर अगर हम फ्री छोड़ देंगे तो पंजाब के लोग काफी आएंगे, जमीन खरीद लेंगे और कश्मीरी और बेरोजगार हो जाएंगे। और दूसरा कि चूंकि अंग्रेज के टच में बंगाली लोग ही आए थे, इसलिए हम नौकरी में फ्री छोड़ देंगे तो सारे नौकरी बंगाली लोग कब्जा कर लेंगे। तो बंगाली लोग नौकरी पर कब्जा कर लेंगे, तो ऐसा कहिए कि 35A में इसी दोनों चीज का प्रावधान है। कश्मीर में कोई बाहर का कोई नौकरी नहीं कर सकता है और कोई बाहर की जमीन नहीं ले सकता है। इसका नींव रखा गया जो हरि सिंह के द्वारा। आगे चल करके जब भारत का जब देशी राज्यों का विलय शुरू हुआ तो 3 राज्य जो थे वो आनाकानी करने लगे। उसमें एक जूनागढ़ का नवाब था, एक हैदराबाद का निजाम था, और तीसरा जो कश्मीर का एरिया था, जो कि इतना बड़ा ये इंपायर स्टेट है, जिसमें कि जम्मू है, लद्दाख है, कश्मीर घाटी है और गिलगित बाल्टिस्तान है, हुंजा घाटी वगैरह सारे हैं, यासीन घाटी वगैरह है। तो ये सारे जो है तो यहाँ पर जो देखते हैं आप कि ये जो जगह है, तो इसको पाकिस्तान की नजर इस पर थी। आपको एक चीज बता देते हैं, जो एरिया था आपका जूनागढ़ का और हैदराबाद का, यहाँ दोनों पर मेजोरिटी हिंदू और राजा जो था वो मुस्लिम था। लेकिन कश्मीर में थी कि यहाँ पर मेजोरिटी, यहाँ पर 80% यहाँ पर मुस्लिम थे, 20% हिंदू। और यहाँ का राजा जो है वह राजा हिंदू है, राजा गुलाब सिंह के परिवार से है। उस समय राजा इसमें हरि सिंह थे। तो हरि सिंह के सामने समस्या थी, हरि सिंह चाहते थे कि हम अपना स्वतंत्र राज्य, एक यूरोप जैसे स्विट्जरलैंड है, अपना एक अलग एक बना करके रखें। लेकिन चूंकि जिन्ना की नजर इस पर थी, तो उन लोगों ने इस पर एक प्लानिंग के तहत चाहा कि इस पर अटैक हो जाए, इस पर कबायली अटैक हो जाए। तो पाकिस्तान का इस पर नजर था, इस एरिया पर। और पाकिस्तान की शुरू से ही दृष्टि ऐसी खराब पड़ी हुई थी कि हाँ, कश्मीर के एरिया हम लोग दुपाई कर लें। और इसी समय यहाँ पर कबायली अटैक होता है। और कबायली अटैक जो हो रहा है कश्मीर पर, तो कश्मीर पर कबायली अटैक में ये लोग कश्मीर का काफी एरिया पाकिस्तान की सेना कबायलियों के रूप में लोग काफी एरिया ये लोग कश्मीर का लोग ये कर लेते हैं। और ये घटना होती है 22 अक्टूबर को। और 22 अक्टूबर को ये घटना हो रही है तो हरि सिंह काफी घबरा जाते हैं। और हरि सिंह घबराते हैं और उस समय उनको श्रीनगर छोड़ करके जम्मू में आना पड़ता है, जम्मू में शिफ्ट करते हैं। और उस समय जो इंडिया का जो गवर्नर जनरल है और जो वहाँ के इंडिया के शासक हैं जवाहरलाल नेहरू और ये हैं माउंटबेटन हैं, इनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप भारतीय सेना का हमें मदद चाहिए। लेकिन माउंटबेटन स्पष्ट बोलते हैं कि आप चूंकि इंडिया के पार्ट नहीं है इसलिए हम सेना नहीं दे सकते हैं। फिर चूंकि घटना काफी तेजी से बदल रही है, 22 अक्टूबर, 23 अक्टूबर, 24 अक्टूबर, तो उस समय अपना मैसेंजर भेजते हैं और एक जो एनेक्सेशन पर साइन करते हैं कि कश्मीर को हम इंडिया का पार्ट मान लेते हैं और इसका जो डिफेंस है और जो भी एक्सटर्नल अफेयर्स है और जो भी करेंसी है भारत का चलेगा, रेस्ट हमारा अपना संविधान रहेगा। तो अपने संविधान की बात आ जाती है 370 में, ये हो जाता है, एक संविधान बनता है। आज जो है करण सिंह है, इन्हीं के हस्ताक्षर से, उस समय वो 20-22 साल के थे, उस समय उनका एज था, और उन्हीं के हस्ताक्षर से संविधान सभा वहां की बुलाई जाती है, संविधान बनता है ये। और जो 35A का जो प्रोविजन है कि बाहर के लोग ना आएंगे ना बाहर के लोगों को नौकरी मिलेगा, इन चीजों को भी जगह दिया जाता है। तो ये दो चीजें हैं जो कि ये पुरानी पृष्ठभूमि है। अब इसमें देख लिया जाए कि जो नई बातें हुई जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, जो आज के संदर्भ में है। अब इस दोनों को बना दिया गया, यूटी बना दिया गया, और जो भी यूटी बनाया गया है तो यहाँ पर एमएलए का सीट दिया गया। और एमएलए का सीट जो भी दिया गया है तो यहाँ पर देखिएगा कि जो ये पाक ऑक्युपाइड एरिया है, 24 सीट हम लोग यहाँ के लिए भी रखे हुए हैं, 24 सीट, 24 सीट।
जो आपको 2019 में जो भी यहाँ प्रावधान लाया गया, इसको 2 पार्ट में कर दिया गया। देखिए, सरकार काफी ढंग से टैकल की, और टैकल करने में सबसे बड़ी बात है कि एक तो ऐसा हुआ कि एक भी खून का कतरा नहीं गिरा, और जो लोग अलग देश की मांग करते थे आज उस स्थिति में पहुंच गए हैं केवल वो राज्य की मांग कर रहे हैं। यही कहा जाता है कि ठीक से टैकल करना। जो लोग अभी कश्मीर को अलग देश की मांग करते थे वो लोग आज केवल कहते हैं कि मुझे राज्य बना दो। आज इस स्थिति में आ गए हैं, तो यही सरकार का टैकल करना है। और इंटरनेट बंद करके सारी चीजों पर रोक लगा दिया गया, इससे ये फायदा हुआ कि एक भी बूंद खून का नहीं बहा, और इतना बड़ा एक मेजर चेंज आ गया। अभी वहां इलेक्शन हो रहा है। पिछले लगभग 30-35 साल में 3-4 दशक में मैं देख रहा हूं कि कश्मीर में कभी भी वोटिंग 20%, 15%, 18% इस ढंग का वोटिंग हुआ है। अभी फर्स्ट फेज का इलेक्शन बीत गया, और फर्स्ट फेज के इलेक्शन में आप देखिए कि यहाँ पर 59-60% वोट हुआ है। कोई पत्थरबाज नहीं आए, कोई पथराव नहीं हुआ, कोई हिंसा नहीं हुई। और सबसे बड़ी बात है कि कश्मीर में एक सबसे बड़ी बात मुझे जो, चूंकि मेरा सोच जो है काफी डेमोक्रेटिक है, मैं आम आदमी को देखता हूं, तो जो भी वहां के SC ST वर्ग के लोग हैं, इसके लिए वहां पर 16 सीट दिया गया है असेंबली में। 16 सीट दिया गया है, 16 सीट दिया गया है SC ST के लिए, 9 और 7। तो ये 90 में 16 सीट पहली बार SC ST को मिल रहा है, जो कि लंबे समय से कश्मीर में ये लोग अपने वोटिंग के अधिकार से वंचित थे, और अब जो है ये लोग इलेक्शन के मुख्य धारा में आ रहे हैं, और ये मतलब ये हो रहे हैं। जो कश्मीर जो कभी महाराजाओं का कश्मीर था, महाराजा के हटने के बाद भी गुलाब सिंह से लेकर के और हरि सिंह तक जो भी महाराजा थे, उनके हटने के बाद भी आप ये देख रहे हैं कि कश्मीर में परिवार शासन किया, चाहे वो PDP हो, चाहे वो शेख अब्दुल्ला का परिवार हो। अल्बत्ता शेख अब्दुल्ला जो थे वो काफी डायनामिक पर्सनालिटी थे, और उन्होंने शासन किया, उनके परिवार ने किया, फारूक अब्दुल्ला ने किया, उमर अब्दुल्ला ने किया, सारे लोगों ने शासन किया। उस समय भी एक समाज में वैसे तबके को ये राजनीतिक अधिकार नहीं थे, जो कि हमारे जो भी स्वीपर काम करते थे, जो भी भंगी काम करते थे, जो भी कई तरह से मेस्तर वगैरह का जो काम करना हुआ, तो वो अब महाराजा महारानी का दिन चला गया, अब मेस्तर मेस्तरानी का दिन आ गया। इस ढंग का एक परिवर्तन आया है कि हमारे पास इन लोगों के लिए भी सीट रिजर्व किया गया, और इन लोगों में भी एक आत्मसम्मान की भावना आई कि SC ST के प्रतिनिधि भी यहाँ पर ये करेंगे, वोट देंगे। अभी फर्स्ट फेज का इलेक्शन हुआ है। सबसे बड़ी बात थी कि पहले जो 3-4 दशक में 20% केवल वोट लोग देते थे, जिसमें केवल लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैडर होते थे। आज उसकी समझौता कांग्रेस के साथ है। एक और प्रभावी आदमी जो इंजीनियर राशिद है, जो कि एक ह्यूज मार्जिन से इलेक्शन जीता, अभी वो रिहा होकर के आए हुए हैं और वहां के इलेक्शन में भूमिका निभा रहे हैं, और वो इन लोगों के लिए बहुत बड़े चैलेंज बन रहे हैं। वो फारूक अब्दुल्ला के लिए, उमर अब्दुल्ला के लिए, PDP के लिए, क्योंकि उनका एक अपना प्रभाव है। और पिछले इलेक्शन में वो जो एक्स CM है उमर अब्दुल्ला, उनको हरा चुके हैं, और अभी वो आदमी जो कि वहां का मास का लीडर है, वहां ग्राउंड का लीडर है, और उसको जो कश्मीरियत की समझ है, इसलिए उसका लोगों पर प्रभाव है, वो आदमी भी भूमिका निभा रहा है। सबसे बड़ा अचीवमेंट है मेरे समझ से कि 60% वोटिंग होना, वायलेंस नहीं होना, कोई एक पत्थरबाजी नहीं, घटना नहीं होना। इसके बाद से ये जो समाज के जो निचले तबके के लोग हैं, SC और ST, इन लोगों का इलेक्शन में सीट रिजर्व होना, इन लोगों का आने वाले, अभी पाकिस्तान देखिए कि पाकिस्तान में जो भी पेपर हैं पूरे रूप से इसको खूब कवरेज कर रहे हैं कश्मीर के बारे में। कश्मीर के बारे में इन लोगों का खूब कवरेज आ रहा है। आज जो देखिए कि आज जो एरिया है, ये लद्दाख का एरिया इस ढंग से हो गया, जहाँ की वहां भी कुछ मांगे चल रही है, क्योंकि हम लोग कुछ अधिकार दिया जाए। ये गिलगिट बाल्टिस्तान का एरिया हो गया, जम्मू का एरिया हो गया, कश्मीर घाटी का एरिया हो गया। तो ये 4 पार्ट का जो एरिया है, इसमें एक तरफा को पार्ट का हम 24 सीट रखे हुए हैं। रेस्ट जो इलेक्शन हो जाता है, अब चाहे सरकार जिसकी बने, लेकिन जीत डेमोक्रेसी की होगी। ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस जीत में हमारे 16 वो बंधु जो लंबे समय से उपेक्षित थे, उन लोगों का अधिकार मिलेगा। बहुत बड़े पैमाने पर कुछ तो वैसे बूथ है, कुछ तो वैसे पोलिंग सेंटर हैं जहां पर 80% वोट हो रहा है। पहले लोग हुर्रियत के लोग इसको बाइकआउट करते थे,
पहले ही फोन कर देते थे कि इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करना है, कश्मीर की जो सरकार ने व्यवस्था ला रही है इस वोटिंग राइट में, इस व्यवस्था में हमको विश्वास नहीं है। लोगों के दिमाग से पहले ये बात खत्म हो गई है और लोग अब घर से निकल के अच्छे से वोट दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी जीत है, ये डेमोक्रेसी की जीत है, ये हमारी नीतियों की जीत है। चाहे जो भी जीत करके आए, चाहे जिस पार्टी की सरकार, चाहे जिस पार्टी का एमएलए बने, ये काफी एक अच्छी पहल है और उम्मीद करते हैं कश्मीर के लोगों का भविष्य और अच्छा होगा। सबसे बड़ी बात है, एक और बड़ी बात है कि जो 35A के तहत था कि हमको कंपटीशन बाहर के लोगों से नहीं हो, बाहर के लोग जमीन नहीं खरीदे, बाहर के लोग यहाँ पर नौकरी नहीं ले। जब पूरे ही इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में जब ग्लोबलाइजेशन की बात चल रही है, यहाँ के लोग बाहर जा रहे हैं, बाहर के लोग यहाँ आ रहे हैं, तो स्वाभाविक था कि वक्त का तकाजा है कि 35A खत्म होना चाहिए। मैं वहां कश्मीर में गया हुआ था, वहां पर मैं खुद जम्मू में गया हुआ था। जम्मू का एरिया जो है हिंदू बहुल एरिया है, लेकिन वहां का आम आदमी भी कहता है कि नहीं सर 35A तो थोड़ा ठीक चीज था। लेकिन वास्तव में जब अपने आगे बढ़ाना है तो इस चीज में शामिल होना पड़ेगा, एक कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में आना पड़ेगा। इसलिए अब 35A तो एकदम वाजिब था हटना, और 370 जो कि एक वैसा ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रखा गया था ताकि अलग एक निशान था, अलग झंडा था, अलग संविधान था, अलग सारी चीजें थी, उसको खत्म कर दिया गया। और ये जो चला आ रहा है सेवा से इलेक्शन हो रहा है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कश्मीर का एक, क्योंकि अंग्रेजों का देखिए शुरू में भी इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए 75 लाख के नानकशाही सिक्के पर अंग्रेजों से खरीद लिए थे गुलाब सिंह, क्योंकि उन लोगों को लगा कश्मीर हमारा बंजर एरिया है, अंग्रेजों का इसमें इंटरेस्ट नहीं था। और वही जो कश्मीर है आज भारत का मुकुट बना हुआ है, और इस मुकुट को और अच्छा करना है चाहे जैसे हो। तो इसी ढंग से मैं कश्मीर के बेहतर भविष्य के लिए मंगल कामना करता हूँ इन्हीं शब्दों के साथ। थैंक